जामगढ़ शहर की रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। पहले जहां लोग देर रात तक चौपालों में बैठकर गप्पे मारा करते थे, अब 8 बजते ही गलियां सुनसान हो जाती थी। हर कोई डर के साए में जी रहा था। वजह थी क्लीनर। पिछले 3 महीने में 4 मर्डर हो चुके थे और हर बार मारा गया इंसान कोई न कोई ऐसा था जो कभी अदालत में किसी गुनाह के लिए पकड़ा गया था, लेकिन सबूतों की कमी या रसूख की वजह से बरी हो गया था। लोगों ने इस अनजाने कातिल को क्लीनर कहना शुरू कर दिया था, सफाई करने वाला, जो कानून से बचे हुए गुनहगारों को उनके गुनाहों का हिसाब दे रहा था। लेकिन तब मामला और संगीन हो गया जब शहर के जाने माने रिटायर्ड जज सुरेश मित्तल का कत्ल हो गया। जज मित्तल की उम्र करीब 70 साल थी। एक शरीफ, इज्जतदार इंसान माने जाते थे। उनका मर्डर किसी को समझ नहीं आया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ एक छोटा सा खत भी मिला। गुनाह माफ नहीं होते, बस वक्त का इंतजार करते हैं। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। पुलिस के हाथ पैर फूल गए। मीडिया चैनलों पर बस एक ही चर्चा, क्या क्लीनर अब उन लोगों को भी मार रहा है जो कानून से जुड़े थे? उसी वक्त सीन में एंट्री होती है डिटेक्टिव उदय भोसले की। उम्र 65 साल, रिटायर हो चुके हैं पुलिस से, लेकिन आज भी उनकी आंखें हर बात को चीर कर देख लेती है। उनका चेहरा सीरियस, लेकिन दिमाग शातिर। वो अब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम करते हैं, लेकिन चुनिंदा केस ही लेते हैं। जज मित्तल का मर्डर सुनकर उदय भोसले ने खुद ही इस केस को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। वो जानते थे ये कोई आम सीरियल किलर नहीं है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसे पुरानी फाइलों की, कोर्ट रिकॉर्ड्स की जानकारी है। सील फाइल्स यानी वो दस्तावेज जो अदालत की दीवारों के अंदर बंद है और जिन तक आम आदमी क्या, पुलिस की भी पहुंच नहीं। उदय ने सबसे पहले जज मित्तल के घर का मुआयना किया। उनके स्टडी रूम में सब कुछ करीने से रखा था, किताबें, फाइलें और एक पुराना लकड़ी का कैबिनेट। लेकिन कैबिनेट में एक ड्रॉर टूटा हुआ मिला और वहां से एक फाइल गायब थी। फाइल का नाम था स्टेट वर्सेस रोहित भदौरिया। उदय चौंक गए। ये केस उन्होंने खुद करीब 20 साल पहले हैंडल किया था। एक रेप और मर्डर केस था, लेकिन सबूत न होने की वजह से आरोपी रोहित भदौरिया बरी हो गया था। अब उदय का शक गहरा गया। क्या क्लीनर सिर्फ उन्हीं को मार रहा है जो गुनहगार है, या वो अब उन लोगों को भी मार रहा है जो किसी तरह उस गुनाह से जुड़े थे? और अगर ऐसा है तो अगला निशाना कौन हो सकता है? जैसे ही उदय सोचने लगे, उनके दरवाजे पर एक लिफाफा गिरता है। वो बाहर निकलते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। लिफाफा खोलते हैं तो एक पुरानी कोर्ट की फोटो और एक लाइन लिखी मिलती है, अब आपकी बारी है। इंसाफ अधूरा था। उदय की आंखों में पहली बार डर झलकता है। कहानी अब सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं रह गई थी। ये अब एक हिसाब किताब बन चुकी थी, जिसमें शायद वो खुद भी एक किरदार थे। उदय भोसले कई सालों से केस नहीं उठाए थे। अब वो थक चुके थे, लेकिन जज मित्तल की मौत ने कुछ जगा दिया था उनके अंदर। वो जानते थे कि अगर ये खेल यहीं नहीं रोका गया तो अगला नंबर उनका हो सकता है। लिफाफे में जो फोटो थी वो बहुत पुरानी थी। एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जिसमें कोर्ट रूम दिख रहा था। सामने बेंच पर जज मित्तल बैठे थे। बाईं तरफ एक पुलिस वाला खड़ा था और दाईं तरफ एक वकील। उस तस्वीर में उदय भी थे, पीछे गवाहों की कुर्सी पर। उदय ने वो फोटो कई बार देखा। ये वही केस था, स्टेट वर्सेस रोहित भदौरिया। लेकिन सवाल ये था कि ये फोटो किसी के पास आए कैसे और भेजी किसने? उदय ने तुरंत अपनी पुरानी फाइलें निकाली।
एक मोटी लाल फाइल जिसमें पुराने केस की डिटेल थी, लेकिन कुछ पन्ने गायब थे। सबसे जरूरी वो बयान जो उन्होंने खुद कोर्ट में दिया था, और एक गवाह का नाम सुरेंद्र शर्मा। वो गवाह जो ऐन वक्त पर अदालत में पेश नहीं हुआ था। उदय ने तय किया कि वो सुरेंद्र शर्मा को ढूंढेंगे, लेकिन पता चला शर्मा पिछले 10 सालों से लापता है। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई खबर नहीं। उसी रात उदय एक और झटका खाते हैं। उनके पुराने दोस्त इंस्पेक्टर विक्रम साहू, जिन्हें उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, की कार एक पुल के नीचे पाई जाती है। गाड़ी में आग लगी थी और अंदर से एक जला हुआ शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है मौत आग से नहीं हुई, पहले जहर दिया गया, फिर गाड़ी में आग लगाई गई, और फिर वही खत मिला। जिसने आंखें बंद रखी वो भी उतना ही दोषी है। उदय को समझ आ गया था ये सिर्फ उन लोगों का मर्डर नहीं है जो गुनाहों से बचे थे, बल्कि उन लोगों का भी जो उस गुनाह को होने से रोक सकते थे, लेकिन चुप रहे। उदय ने उस रात नींद नहीं ली। वो हर कड़ी को जोड़ने में लग गए। हर केस, हर फाइल, हर नाम, और एक नाम बार बार सामने आया, विक्की मित्तल। विक्की मित्तल, जज मित्तल का बेटा, पढ़ाई में तेज लेकिन अजीब स्वभाव का। शहर छोड़ चुका था कई साल पहले, लेकिन उदय को याद आया रोहित भदौरिया केस के दौरान विक्की अदालत में आया करता था। हर सुनवाई में चुपचाप बैठा रहता था। उदय ने अगले दिन विक्की का रिकॉर्ड खंगाला। पता चला विक्की अब एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। कई साल अमेरिका में रहा, लेकिन कुछ महीनों से वापस इंडिया आया है, और वो भी जामगढ़ में ही है। उदय ने विक्की का पता निकाला। शहर के बाहर एक पुराना बंगला, अकेला रहता है, किसी से ज्यादा मेलजोल नहीं रखता। उसी रात उदय वहां पहुंचे, लेकिन अंदर से ताला लगा था। अंधेरा था। खिड़की से सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी दिख रही थी। अचानक एक आवाज आई, आपको नहीं आना चाहिए था यहां, भोंसले साहब। उदय चौंक पड़े। वो आवाज घर के अंदर से नहीं, उनके पीछे से आई थी। वो मुड़े। एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। हाथ में कुछ नहीं, लेकिन आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। क्लीनर? उदय ने पूछा। क्लीनर नहीं, इंसाफ का बाकी हिस्सा, उस आदमी ने जवाब दिया। उदय ने जेब से धीरे से रिवॉल्वर निकाली। अगर तू सच में इंसाफ चाहता है तो सामने आ। नकाब हटा। वो आदमी हंस पड़ा। सामने आने का वक्त आएगा भोंसले साहब, अभी नहीं। पहले आपको सच्चाई से मिलवाना जरूरी है। इतना कहकर वो दौड़ पड़ा अंधेरे में। उदय उसके पीछे भागे, लेकिन गली के मोड़ पर पहुंचते ही वो गायब हो चुका था, जैसे हवा में उड़ गया हो। उदय लौटे तो देखा बंगले के दरवाजे पर एक और लिफाफा पड़ा था। इस बार उसमें एक सीडी थी, बिना किसी लेबल की। उदय ने वो सीडी घर आकर लैपटॉप में चलाई। स्क्रीन पर जो चला उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। एक पुराना वीडियो जिसमें एक लड़की चीख रही थी। एक आदमी जबरदस्ती कर रहा था। चेहरा थोड़ा धुंधला था, लेकिन आवाज साफ थी, मुझे मत मारो प्लीज। रोहित। उदय की सांसें थम गई। वीडियो यही नहीं रुका। उसमें एक और चेहरा दिखा, कैमरे के ठीक सामने विक्रम साहू। वो कैमरे की तरफ देखकर कह रहा था, मामला दबा दिया जाएगा, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। स्क्रीन ब्लैक हो गई। उदय की आंखें फटी की फटी रह गई। अब सब कुछ बदल गया था। जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, अब हकीकत बनकर सामने आ रहा था। जिन लोगों पर उन्हें भरोसा था, शायद वही सबसे बड़े गुनहगार थे। और सवाल यह था,
क्या वो भी उस लिस्ट में है? उदय भोसले अब दो दुनिया के बीच फंसे हुए थे। एक वो जिसे उन्होंने जिया, निभाया, जिसमें कानून, अदालत और पुलिस का सम्मान था, और दूसरी जो अब उनकी आंखों के सामने थी, जहां सच्चाई के नीचे गंदगी का एक गहरा दलदल छुपा था। वीडियो के बाद उदय की हालत खराब हो गई। उन्होंने फोन उठाकर पुलिस कमिश्नर को कॉल किया, लेकिन फिर खुद ही कट कर दिया। अगर वो वीडियो पुलिस के हाथ लगता तो सब कुछ मीडिया में फैल जाता, और फिर जो सच्चाई सामने आनी थी उससे शहर में दंगे तक हो सकते थे। उदय ने तय किया, अब ये केस वो अकेले ही सुलझाएंगे। लेकिन अब उन्हें शक साफ था, विक्की मित्तल ही क्लीनर है। पर सवाल यह था, क्या सिर्फ विक्की ही था या उसके साथ कोई और भी है? उदय ने एक बार फिर पुराने केस की फाइल उठाई। उन्होंने गौर किया कि जितने भी लोग मारे गए थे, सबका सीधा या परोक्ष तौर पर उस केस से कुछ न कुछ जुड़ाव था। जज, गवाह, पुलिस अफसर, और अब अगला निशाना शायद वो खुद थे। उन्हें उस लड़की का नाम याद आया, नेहा सिसोदिया। वो लड़की जो उस रात का शिकार बनी थी। केस के दौरान उसके माता पिता ने खूब कोशिश की थी इंसाफ की, लेकिन पैसों और ताकत के आगे कुछ भी नहीं हो पाया। कुछ महीनों बाद उसने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन उदय को आज भी याद था, उसके चाचा दयानंद सिसोदिया कोर्ट के बाहर बार बार चिल्लाते थे, ये केस खत्म नहीं हुआ है, एक दिन सबको जवाब देना पड़ेगा। उदय ने दयानंद को ढूंढना शुरू किया। कुछ घंटों की पूछताछ के बाद पता चला, वो अब शहर से बाहर पास के एक गांव में रहते हैं। उदय उसी शाम वहां पहुंचे। दयानंद अब बूढ़े हो चुके थे, आंखें कमजोर, पैर कांपते थे। लेकिन जब उन्होंने उदय को देखा तो चेहरा सख्त हो गया। क्यों आए हो अब? जब मेरी भतीजी मर गई थी तब तुम्हें याद नहीं आया? उदय ने शांत आवाज में कहा, मैं माफी नहीं मांगने आया, जवाब ढूंढने आया हूं। मुझे सच जानना है, क्या विक्की मित्तल इस सब के पीछे है? दयानंद थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, विक्की। हां, वो सब सुनता था, हर बात। नेहा की सारी कहानी उसे पता थी। लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गया, कोई खबर नहीं। सालों बाद जब लौटा तो उसकी आंखों में अजीब सी नफरत थी। उसने मुझसे कहा, मैं उनका हिसाब करने आया हूं। कानून ने जो अधूरा छोड़ा मैं पूरा करूंगा। उदय ने पूछा, क्या उसने आपको कभी किसी नाम के बारे में बताया? दयानंद ने सिर हिलाया। एक बार कहा था, जो गवाह नहीं आया वो मरेगा, जिसने चुप्पी साधी वो मरेगा, जिसने आंखें मूंद ली उसका नंबर भी आएगा। उदय के रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब विक्की ने एक एक नाम पहले से तय कर रखा है, एक हिसाब की लिस्ट जो अब तेजी से पूरी हो रही है। अगली सुबह शहर में फिर एक मौत की खबर फैल गई। एक वकील रमाकांत शास्त्री की लाश उनके घर में मिली थी। मौत की वजह जहर। और फिर वही छोटा सा कागज, तूने सच छुपाया, अब मौत तुझसे सच्चाई ले गई। उदय अब थकने लगे थे, उम्र का असर भी दिखने लगा था। लेकिन अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। उन्होंने विक्की के बंगले की फिर से निगरानी शुरू की। इस बार उन्हें बंगले के पीछे एक छोटा सा गेट मिला जो झाड़ियों के बीच छुपा हुआ था। वो रात में वही छुपकर बैठे रहे। लगभग 2 बजे एक छाया सी अंदर दाखिल हुई। लंबे बाल, पतली कदकाठी, हाथ में एक बैग। उदय ने तुरंत पीछा किया। चुपचाप उस गेट से अंदर घुसे। बंगले के अंदर अंधेरा था, लेकिन नीचे बेसमेंट की ओर हल्की रोशनी आ रही थी। उन्होंने धीरे से कदम रखे और नीचे पहुंचे। नीचे का नजारा हैरान कर देने वाला था।
चार दीवारों पर पुराने केसों की फोटोज, अखबार की कटिंग्स, अदालत की तस्वीरें और हर एक मरे हुए इंसान की डिटेल चिपकी हुई थी। एक बड़ा सा बोर्ड जिसका नाम था गुनाहों का हिसाब, और उसके बीच में उदय भोसले की तस्वीर लाल घेरे में। उसी वक्त किसी ने पीछे से आवाज दी, तय है कि आप बचेंगे नहीं, पर आपसे एक सवाल पूछना बाकी है। उदय मुड़े। इस बार विक्की खुद सामने खड़ा था। नकाब उतार चुका था, चेहरा शांत, पर आंखें ज्वालामुखी जैसी। आपने जानबूझकर गवाह को प्रोटेक्शन नहीं दी थी, क्यों? उदय कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन सिस्टम ने साथ नहीं दिया। मैंने हार मान ली थी, और शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। विक्की ने सर झुकाया। गलती, लेकिन उसकी कीमत रहने दी। और अब बाकी सब देंगे। उदय ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर तू मुझे मार देगा तो क्या नेहा वापस आ जाएगी? क्या उसका दर्द मिट जाएगा? विक्की कांप उठा। हाथ में पकड़ा स्क्रू ड्राइवर नीचे गिर गया। तभी ऊपर से पुलिस के सायरन की आवाज आई। उदय बोले, तेरा हिसाब खत्म नहीं हुआ है बेटा, बस तरीका बदलना होगा। लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो पाता, एक गोली चली। बेसमेंट की सीढ़ियों पर कोई और खड़ा था, नकाब पहने हुए, और इस बार उसके निशाने पर विक्की था। विक्की जमीन पर गिर पड़ा। उदय चौंके, लेकिन गोली चलाने वाला भाग चुका था। कहानी में एक और चेहरा शामिल हो चुका था, जिसे सब क्लीनर समझ रहे थे। शायद वो अकेला नहीं था। अब खेल में कोई तीसरा खिलाड़ी भी था। बेसमेंट में पड़ा विक्की खून से लथपथ था। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन कमजोर होती जा रही थी। उदय ने बिना वक्त गवाए अपने फोन से एम्बुलेंस बुलाई। उनके हाथ कांप रहे थे। जो लड़का इंसाफ की लड़ाई में अंधा होकर क्लीनर बना, आज खुद किसी और के निशाने पर था। एम्बुलेंस आने तक उदय ने विक्की का सिर अपने घुटनों पर रखा। उसने आंखें खोलने की कोशिश की और बमुश्किल फुसफुसाया, वो दूसरा है, वो सब देखता है, मैं अकेला नहीं हूं। कौन? उदय ने पूछा। नाम बता विक्की। कौन है वो? विक्की की आंखें फिर झपक गई। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज जैसे बहुत दूर से आती लग रही थी। अस्पताल में विक्की को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। पुलिस भी पहुंच चुकी थी, लेकिन उदय ने अब तक उन्हें वो सीडी, वो वीडियो या बेसमेंट की बातें नहीं बताई थी। उनके लिए अब सबसे जरूरी था उस तीसरे चेहरे को ढूंढना, जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा था। उदय अस्पताल के बाहर अकेले बैठे थे। बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली की चमक उनके चेहरे पर डर और बेचैनी दोनों उकेर रही थी। तभी उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज बदलने के लिए कोई मशीन इस्तेमाल की गई थी, लेकिन शब्द साफ थे। बहुत नजदीक आ गए हो, भोसले साहब, लेकिन कुछ चीजें दूर ही रहनी चाहिए। जो इंसाफ आप नहीं दिला सके, उसे अब हम पूरा करेंगे। उदय ने पूछा, तुम कौन हो? विक्की के पीछे क्यों पड़े हो? फोन पर हंसी गूंजी। विक्की तो बस मोहरा था। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। गुनाहों का हिसाब अब पूरा शहर चुकाएगा। और अगला नंबर है शहर की मेयर रीता अग्रवाल। कॉल कट गया। उदय फौरन खड़ा हो गए। रीता अग्रवाल शहर की पहली महिला मेयर थी। समाज में अच्छा नाम था, लेकिन उदय को याद आया कि जब रोहित भदौरिया केस चला था, तब रीता एक सामाजिक संस्था की प्रमुख थी, जिसने चुपचाप केस वापसी की अपील की थी, क्योंकि ये शहर की इज्जत पर दाग था। उदय को समझ आ गया
कि अगला हमला बहुत जल्द होने वाला है। उन्होंने फौरन मेयर के दफ्तर का रुख किया, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि मेयर साहिबा शहर से बाहर एक निजी समारोह में गई है। जगह का नाम था नरगोटा फार्म हाउस, जो शहर से 30 किलोमीटर दूर था। उदय ने अपनी पुरानी जीप उठाई और तुरंत नरगोटा की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, अंधेरा गहरा, बीच बीच में कुत्तों की आवाजें और दूर खेतों में जलती लाइटें ही उनका साथ दे रही थी। रात के करीब 10:30 बजे वो फार्म हाउस पहुंचे। गेट पर कोई गार्ड नहीं था, अंदर की बत्तियां बुझी थी। उदय ने गेट धक्का देकर खोला और अंदर घुसे। हर कदम पर सन्नाटा और बेचैनी का एहसास था। फार्म हाउस का मुख्य दरवाजा आधा खुला था। उन्होंने अंदर झांका। हॉल में सोफे उल्टे पड़े थे और जमीन पर कुछ कागज बिखरे हुए थे। रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। उदय ने तुरंत अपनी जेब से टॉर्च निकाली और धीरे धीरे अंदर बढ़े। रसोई में पहुंचते ही उन्होंने देखा मेयर रीता मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ कुर्सी से बांधी हुई थी। उनकी आंखों में खौफ था और पीछे दीवार के कोने में एक और नकाबपोश इंसान खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, उसके हाथ में चाकू था। उदय ने चिल्लाकर कहा, रुक जा, एक कदम और बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। नकाबपोश हंसा, भोंसले साहब, आपने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं इतना पास हूं। उदय ने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई, लेकिन वो इंसान पल भर में पीछे के दरवाजे से भाग गया। उदय उसके पीछे दौड़े, लेकिन अंधेरा बहुत था। उस आदमी के पैरों की आवाजें खेतों में गुम हो गई। वो वापस दौड़े और मेयर रीता को कुर्सी से खोला। वो बहुत डरी हुई थी। किसने किया ये? उदय ने पूछा। रीता कांपती आवाज में बोली, मुझे नहीं पता। 2 आदमी थे। एक ने मुझे पीछे से मारा और फिर कहा, तेरे गुनाह का हिसाब बाकी है। मैंने रोहित केस में जो किया, वो अब मुझे मारने आए थे। उदय ने उन्हें पानी पिलाया और पुलिस को खबर दी, लेकिन मन ही मन उन्हें यकीन हो चला था। इस खेल में अब बहुत लोग शामिल हो चुके थे। अगली सुबह अखबारों में छपी खबर थी, मेयर पर जानलेवा हमला, बच गए चमत्कार से। क्लीनर का कहर जारी। लेकिन उदय जान गए थे, ये अब सिर्फ क्लीनर का मामला नहीं रहा। अस्पताल से खबर आई कि विक्की को होश आ गया है। उदय तुरंत वहां पहुंचे। विक्की बहुत कमजोर था, लेकिन उसने धीरे से कहा, मैं नहीं था असली क्लीनर, मैं बस वो सब करने लगा जो उसने कहा, जो उसने दिखाया। उदय ने पूछा, किसने किसने दिखाया? विक्की ने आंखें बंद की और बहुत धीमे से बोला, नेहा। नेहा जिंदा है। उदय जैसे पत्थर बन गए। उन्होंने विक्की की ओर देखा। वो बेहोश हो चुका था। नेहा जिंदा? तो फिर ये सारा खेल किसी मरे हुए की आत्मा का नहीं, बल्कि किसी जिंदा इंसान का बदला है, जिसे सब मरा हुआ मान बैठे थे। शायद वो अब लौट आई है, हिसाब बराबर करने। उदय भोसले को उस रात नींद नहीं आई। बार बार विक्की के आखिरी शब्द कानों में गूंजते रहे, नेहा जिंदा है। ये वाक्य जैसे उनकी जिंदगी के सारे पुराने पन्ने पलट रहा था। नेहा सिसोदिया, जिस लड़की की आत्महत्या की खबर से पूरा शहर हिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस जांच, सबने यही कहा था कि उसने खुद को जला लिया था। लाश बुरी तरह जल चुकी थी और परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन अब विक्की कह रहा है कि वो जिंदा है। उदय को इस एक सवाल ने भीतर तक हिला दिया। उन्होंने उसी वक्त अस्पताल से पुराने मेडिकल रिकॉर्ड निकलवाने की कोशिश की, खासकर नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद
एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। उस रिपोर्ट पर डॉक्टर की साइन नकली थी। रिपोर्ट में नेहा के डीएनए की पुष्टि नहीं थी और यह बात कभी किसी ने जांची ही नहीं। मतलब जो लाश जली थी वो किसी और की भी हो सकती है। उदय का सिर घूम गया। उन्होंने तुरंत पुराने केस से जुड़े एक पुलिस कांस्टेबल को फोन मिलाया, मोहन ठाकुर, जो उस वक्त पोस्टमार्टम के समय मौके पर था। मोहन पहले तो बात करने से मना करता रहा, लेकिन जब उदय ने उसका नाम मीडिया में आने का इशारा किया तो वो टूटा। मोहन ने कहा, साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुझे ऊपर से आदेश थे। लाश बहुत बुरी तरह जल चुकी थी। हमें कहा गया केस जल्दी बंद करना है। नेहा की पहचान उसके पेंडेंट से हुई थी जो गले में मिला, पर सच्चाई यह है कि वो लाश किसकी थी ये किसी को नहीं पता। उदय का दिमाग तेजी से चलने लगा। नेहा अगर मरी नहीं तो कहां गई? उन्होंने सबसे पहले नेहा के स्कूल और कॉलेज के रिकॉर्ड दोबारा खंगाले। पता चला कि नेहा एक बार हॉस्टल से गायब हो गई थी, लेकिन 2 दिन बाद लौट आई थी। उसी के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। चुपचाप, डरी हुई और हमेशा सहमी हुई। उन्होंने उन 2 दिनों की जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने नेहा के सोशल मीडिया प्रोफाइल को ट्रैक करने की सोची और वहां उन्हें एक ऐसा नाम दिखा जो अनदेखा लग रहा था। अनु शर्मा, एक 996। इस प्रोफाइल में सिर्फ किताबों की तस्वीरें, कानून से जुड़े कोट्स और एक अनोखी बात थी। हर पोस्ट पर एक ही कैप्शन लिखा था, सच को मिटाया नहीं जा सकता, वो लौट कर आता है। उदय ने उस प्रोफाइल को ध्यान से देखा। डीपी में चेहरा नहीं था, लेकिन आंखें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी नेहा की तस्वीरों में थी। उदय ने उस प्रोफाइल को मैसेज किया, क्या तुम नेहा हो? 5 मिनट बाद जवाब आया, क्या तुम इंसाफ देने आए हो या फिर से सजा सुनाने? उदय के हाथ ठंडे पड़ गए। उन्होंने टाइप किया, मुझे सच जानना है। मैं अब इस खेल को खत्म करना चाहता हूं। कुछ देर चुपी रही, फिर एक लोकेशन भेजी गई। आज रात 11 बजे, पुराना रेलवे यार्ड, शेड नंबर 9। उदय वहां पहुंचे। हाथ में सिर्फ एक फ्लैशलाइट और जेब में एक छोटा रिकॉर्डर था। रेलवे यार्ड वीरान पड़ा था। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती थी, लेकिन वहां शेड के पास सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। उदय ने शेड नंबर 9 का दरवाजा खोला। अंदर एक टेबल, 2 कुर्सियां और दीवारों पर कुछ पुरानी फाइलें थी। फिर किसी के कदमों की आवाज आई। एक लड़की अंदर दाखिल हुई। चेहरा साफ दिख नहीं रहा था, लेकिन चाल, कद काठी सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं मरी नहीं थी। मुझे मारने की कोशिश की गई थी। उन्होंने मुझे आग लगाकर खत्म करना चाहा, लेकिन मैं बच गई। उदय ने सांस रोकी। कौन? किसने किया ये? लड़की बोली। रोहित के साथ उसके 2 दोस्त और भी थे। सब अमीर घरों से थे। केस में उनका नाम तक नहीं आया। मुझे धमकाया गया, मेरे माता पिता को डराया गया। जब मैंने केस नहीं छोड़ा तो एक रात मुझे उठा लिया गया। उन्होंने मुझे जला डालने की साजिश की और किसी और लड़की की लाश को मेरी जगह दिखा दिया गया। उदय ने पूछा, तब से क्या कर रही हो? वो बोली, मैं जिंदा थी, लेकिन इस सिस्टम से मरी हुई। मैं हर उस इंसान की लिस्ट बना रही थी जिन्होंने चुप्पी से उस जुर्म को बढ़ावा दिया। और विक्की, उसे मैंने सब दिखाया, सब बताया। वो मेरा मोहरा था, लेकिन असली चालाकी मेरी थी। उदय अब पूरी तरह समझ चुके थे। तो वो कॉल्स, वो धमकियां, सब तुमने भेजे? नेहा ने सिर झुका लिया। हां, मैंने ही सब किया।
मैं चाहती थी कि लोग डरें, जैसा मैंने महसूस किया था। लेकिन अब वो अचानक चुप हो गई। तभी दरवाजा जोर से खुला। एक आदमी अंदर घुसा। उसके हाथ में बंदूक थी। उसने नेहा की ओर इशारा किया। तेरा खेल खत्म हो गया। नेहा पलटी। उदय भी चौंक गए। ये वही पुलिस अफसर था जो केस के वक्त इन्वेस्टिगेशन में था, इंस्पेक्टर सूरज चौहान। उदय बोले, सूरज, तुम यहां क्या कर रहे हो? सूरज की आंखें लाल थी। मैं ये सब बंद करने आया हूं। इस लड़की ने मुझे भी ब्लैकमेल किया था, सबकी सच्चाई खोलने की धमकी दी थी। अब और नहीं। उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन उदय बीच में कूद गए। गोली उनकी बाजू को छूती हुई निकल गई, लेकिन उन्होंने सूरज से बंदूक छीन ली। तभी पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज आई। उदय ने पहले ही रिकॉर्डिंग भेज दी थी। नेहा रो रही थी, लेकिन शांत भी थी। अब मुझे सजा मिलेगी ना? उसने पूछा। उदय ने उसका हाथ थामा। तुमने जो किया वो कानून के खिलाफ था, लेकिन तुम्हारा दर्द, वो झूठ नहीं है। अब कानून को फैसला करने दो। नेहा ने पहली बार उदय की ओर मुस्कुराकर देखा। शुक्रिया, कम से कम आपने तो मेरी आवाज सुनी। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थी। सालों पुराना केस खुला, पुलिस अफसर गिरफ्तार, लड़की जिंदा निकली। लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक आखिरी राज अब भी पर्दे में था। बारिश की बूंदें धीरे धीरे अस्पताल की खिड़की पर पड़ रही थी। बाहर का मौसम वैसा ही था जैसा उदय भोंसले के मन का हाल, भारी, उलझा हुआ और शांत होते हुए भी अशांत। नेहा को न्याय प्रणाली के हवाले कर दिया गया था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उदय के दिल में कुछ और खटक रहा था। कुछ तो अधूरा था। नेहा ने जो बताया था उसमें हर बात सही लगती थी। रोहित, उसके अमीर दोस्त, पुलिस अधिकारी सूरज चौहान, सबका चेहरा सामने आ चुका था। लेकिन एक सवाल अब भी अनसुलझा था। वो तीसरा चेहरा जो विक्की के बनाए वीडियो में दिखाई दिया था, गहरे कोने में, जिसकी सिर्फ परछाई दिख रही थी। नेहा ने उस चेहरे का कोई जिक्र नहीं किया था। क्या वो जानबूझकर छिपा रही थी, या खुद भी नहीं जानती थी? उदय ने पुराने फुटेज को दोबारा खंगालना शुरू किया। उन्होंने वो वीडियो कई बार देखा और हर बार रुककर उस परछाई को नोट किया। फिर उन्होंने एक स्टिल फ्रेम निकाला, जहां उस शख्स का कंधा और गर्दन थोड़ी देर के लिए दिखती है। अचानक उदय की नजर उस आदमी की जैकेट पर गई। कंधे पर एक छोटा सा लोगो, JH14 क्लीन सर्विसेज। उदय चौंके। ये वही कंपनी थी जो शहर के सरकारी दफ्तरों, अदालतों और थाना परिसरों में सफाई का ठेका लेती थी। मतलब, ये आदमी लगातार उन जगहों पर मौजूद रहता था जहां से नेहा की जानकारी लीक हो सकती थी। उदय ने कंपनी के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड मंगवाए और उन कर्मचारियों की लिस्ट निकाली जो हाल ही में कोर्ट, अस्पताल और थाने में काम कर चुके थे। एक नाम तीनों जगह कॉमन निकला, शिवराज सोनावणे। शिवराज 42 साल का, कम बोलने वाला, सफाई कर्मी के रूप में 12 साल से काम कर रहा था। लेकिन उसका कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं था, न सोशल मीडिया, न बैंक ट्रांजैक्शन और न ही किसी भी तरह की व्यक्तिगत जानकारी। उदय ने एक प्लान बनाया। उन्होंने कोर्ट परिसर में एक जाली सूचना चिपकवाई। नेहा सिसोदिया का केस दोबारा खुलने वाला है। मीडिया को दी गई फुटेज में तीसरा आरोपी स्पष्ट रूप से सामने आया है। अगले ही दिन कोर्ट परिसर के CCTV में एक फुटेज कैद हुआ। शिवराज एक खाली फाइल को अपने बैग में डालता हुआ और हड़बड़ी में निकलता हुआ। उदय ने उसका पीछा किया। शिवराज एक सुनसान कोठी में घुसा, जो पुराना
और वीरान पड़ा था। उदय ने 2 कांस्टेबल्स के साथ कोठी को घेरा और अंदर घुसे। शिवराज एक तहखाने में बैठा मिला। उसके सामने पुरानी फाइलें, फोटो नेगेटिव्स और नेहा से जुड़ी सभी घटनाओं का पूरा दस्तावेज बिखरा हुआ था। उदय ने पूछा, तू कौन है शिवराज, और क्यों कर रहा था ये सब? शिवराज मुस्कराया, एक ठंडी मुस्कान जिसमें दर्द छुपा था। मैं वो हूं जिसे इस सिस्टम ने गुमनाम बना दिया। मेरी बहन रचना नेहा की सहेली थी। वो भी उस रात मौजूद थी। उसने सब देखा था। अगले दिन उसने एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ भी वही हुआ। झूठे केस में फंसाकर उसे आत्महत्या पर मजबूर किया गया। तब से मैंने ठान लिया, जो कानून नहीं कर सका वो मैं करूंगा। मैं ही असली क्लीनर था। विक्की बस मोहरा था, नेहा मेरी परछाई। उदय चुप थे। शिवराज ने आगे कहा, मैंने नेहा को मरने के बाद भी जिंदा रखा, उसे छिपाया, उसकी चोटें भरी और उसे वो ताकत दी जो उसे इस सिस्टम से लड़ने के लिए चाहिए थी। लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। मेरा काम पूरा हुआ। उदय ने धीरे से कहा, तेरा तरीका गलत था शिवराज, लेकिन मैं जानता हूं तू जो करना चाहता था वो शायद सही था। अब कानून तेरे ऊपर फैसला करेगा, मगर इस बार पूरा सच सामने रखा जाएगा। शिवराज ने खुद को चुपचाप पुलिस के हवाले कर दिया। कई महीनों बाद जब अदालत ने नेहा, विक्की और शिवराज के केस की पूरी सुनवाई की, तो पहली बार एक ऐतिहासिक फैसला आया। रोहित और उसके साथी दोषी ठहराए गए। पुलिस अफसर सूरज को साजिश और सबूत छिपाने के जुर्म में उम्र कैद हुई। नेहा को रिहा कर दिया गया, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे झेलने के लिए। शिवराज को अदालत ने उसकी भूमिका के लिए सजा दी, लेकिन न्यायाधीश ने यह भी लिखा, अगर इस देश का सिस्टम सही होता तो शिवराज जैसे लोग अपराधी नहीं, प्रहरी कहलाते। अंतिम दृश्य में उदय भोसले अपने पुराने बंगले के बरामदे में बैठे होते हैं। अखबार उनकी गोद में रखा है। सुर्खियों में बड़े अक्षरों में लिखा है, गुनाहों का हिसाब अब पूरा हुआ। उदय आंखें बंद करते हैं और धीमी आवाज में कहते हैं, इंसाफ पाने की भूख कभी मरती नहीं, लेकिन जब इंसाफ का चाकू गलत हाथों में जाए तो वो इंसाफ नहीं, एक और गुनाह बन जाता है। बाहर बारिश रुक चुकी है, एक नई सुबह शुरू हो रही है। समाप्त। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।